यूरोप के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति है, जो मेरे ख्याल से भारत में बहुत लोगों को है, पढ़े लिखे लोगों को भी, वो पहले बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सुरजीत जो हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, बहुत दिल्ली की तमाम सभा सोसाइटी में भाग लेते रहते हैं, इसलिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेल इन्फॉर्म्ड, उस तरह का लड़का है। तो इन्होंने ये कहा कि आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सारी बहसों में ये भाग लेते थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के बुद्धिजीवियों का अड्डा समझिए, ठीक है ना, वहाँ काफ़ी बहसें होती रहती हैं और जिसमें इनको रुचि थी। तो इन्होंने ये कहा कि आपके भाषण से पहली बार हमें बहुत से तथ्य पता चले यूरोप के विषय में, और जो वहाँ सुने थे उसमें भी कुछ और नई चीज़ें पता चली। तो फिर हमने पुस्तकें देखनी शुरू की। ये पुस्तक के बहुत शौकीन हैं, एकदम किताबी कीड़ा समझिए, पढ़ते ही रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आपका भाषण हमने सुना तब हमने वहाँ दिल्ली की जो बुक शॉप्स हैं उनमें पुस्तकें देखी, पुस्तकें खरीदी, और हमने देखा कि वो सब तथ्य तो पुस्तकों में मौजूद हैं। तो फिर इनका कहना था कि ये क्या कारण है कि सारी बातें अंग्रेजी में पुस्तकों में उपलब्ध हैं, जो आप कह रहे हैं वैसे ही लिखी हैं जैसा आप कह रहे हैं, और दिल्ली में भी उनकी चर्चा नहीं है और हम लोग उनको पढ़ते भी नहीं हैं ज़्यादातर लोग। तो ये एक इनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका उत्तर हमारे पहले दिन के भाषण में है कि वर्तमान में भारत में ह्यूमैनिटीज़ में जो शिक्षा दी जा रही है वो कांग्रेस शासन में जानबूझकर विद्वानों की जगह अनाड़ियों को उच्च शिक्षा का अधिकारी बनाया गया। जैसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद बने, जिनको भारत के नहीं अरब के बारे में ज़्यादा पता था, और मिस्र के बारे में और ईरान के बारे में, ठीक है ना। फिर हुमायूं कबीर कभी बने, कभी कोई बने। फिर तो ये हो गया कि आज वो पेट्रोलियम मंत्री है, कल शिक्षा मंत्री हो जाएगा। और सचिव भी सारे, जो अभी का ढांचा है संविधान का, उसमें शिक्षा सचिव जो है भारत का, सेक्रेटरी एजुकेशन, उसके पास सारे अधिकार हैं कि वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी नियंत्रित करेगा, देश भर के शिक्षा विभागों को भी नियंत्रित करेगा। और तो इसके हिसाब से तो उसे महाज्ञानी होना चाहिए। और एजुकेशन सेक्रेटरी आईएएस बनते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के जानकार होते हैं, शिक्षा के कुछ नहीं होते। ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि पहले से तय कर लिया जाए कि किन आईएएस को हम शिक्षा और संस्कृति में डालेंगे, उनका जरा एक स्पेशल कोर्स कर दें। ये भी नहीं है, सबका एक ही कोर्स है जो आपके देहरादून में या मसूरी में जहाँ भी ट्रेनिंग होती है। और फिर उसके बाद उनको मुख्यतः वही शांति और व्यवस्था और थोड़ा इतिहास का आधुनिक ढंग का ज्ञान, ये सब दिया जाता है। तो इसलिए इतने बड़े देश की शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथों रखना, यही नितांत अस्वाभाविक है, जो भारत में पहले कभी नहीं था। फिर आपने वो ढांचा रख दिया और उसमें जो संबंधित व्यक्ति है वो शिक्षा के विषय में कुछ नहीं जानता। तो वो प्रायः है यूरोप या अमेरिका के किसी न किसी देश के प्रति आकर्षित होता है, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अथवा यूरोप के प्रति। फिर वहाँ से उसके व्यक्तिगत रिश्ते बन जाते हैं, वहाँ जाता आता है, वहाँ बुलाया जाता है। और भारत के शिक्षित समाज में फिर विदेशी व्यक्तियों और वस्तुओं को देखने, सूंघने, छूने, स्वाद लेने, इसका बड़ा रोग लग गया है। तो वो इसी में ज़्यादा ध्यान देता है। तो जिससे उसका संबंध बन गया, वहाँ जो थॉट सिस्टम चल रहा है उसको उसने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। वहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही है वो यहाँ बना दी। पाठ्यक्रम में ज़्यादातर वही पुस्तकें सजेस्ट कर दी। फिर विश्वविद्यालयों में नाम को ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, पर वो स्वायत्तता वस्तुतः एक छल है, वो एक अलग विषय है, किसी दिन बताएंगे। पूरी तरह सरकार के द्वारा नियंत्रित हैं सारे विश्वविद्यालय, और सरकारी विभाग संसद में जवाबदेह होता है। तो संसद में जवाबदेही नहीं देनी पड़े, इसके लिए ऑटोनॉमी नामक एक नया खेल ब्यूरोक्रेट्स ने चलाया है, जो ब्रिटिश ऑटोनॉमी से बिल्कुल अलग है। जिन्हें ऑटोनॉमस संस्थाएं कहा जाता है, वो क्या हैं? सरकार से उन्हें 100% अनुदान मिलता है, उनके सभी महत्वपूर्ण पदों में नियुक्तियां सरकार करती है, ठीक है। लेकिन उनके बारे में संसद में सीधे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते। वो कह देंगे वो तो स्वायत्त है, हम क्या करें, समझ गए आप। तो जो आईएएस ब्यूरोक्रेट्स थे ज़्यादातर, उन्होंने सोचा कि ये पार्लियामेंट के प्रति हमारी जवाबदेही बड़ी झंझट की चीज़ है, तो उसमें छल से ये ऑटोनॉमी नामक एक खेल निकाला है। वस्तुतः कोई विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं होता, क्योंकि अगर स्वायत्त होता तो उसके अपने पाठ्यक्रम होते। तो एक तो विश्वविद्यालय ऐसा होता जो खुल के भारतीय दृष्टि या हिंदू दृष्टि से कोई पाठ्यक्रम बनाता है, ऐसा तो कोई नहीं है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको महामना मालवीय ने लिखा ही था कि इसमें हिंदू दृष्टि से विश्व के विषय में जानकारी दी जाएगी, वहाँ भी वही पढ़ाई होती है जो JNU में होती है, यानी जो यूरो इंडियन सेक्ट के द्वारा पढ़ाई होती है, इसे मैं यूरेंटपंथी कहता हूँ हिंदी में। तो इसके कारण शिक्षा और संचार माध्यमों पर सरकार का नियंत्रण होने से देश का बौद्धिक वातावरण एकांगी है। इसलिए वो सब पुस्तकें भारत के बाजारों में उपलब्ध होने पर भी, जिनकी मैं बात करता हूँ या केडिया जी बात करती हैं, अधिकांश युवकों युवतियों को उनके विषय में नहीं पता रहता। जब उन्हें बताया जाता है तो उनके मन में ज्ञान की बहुत भूख है और फिर वो तेजी से ढूंढते हैं तो पा जाते हैं। तो जो हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें न तो दुर्लभ हैं, भारत के यानी दिल्ली मुंबई के किसी भी बुक शॉप में बड़ी आसानी से ये सब पुस्तकें मिल जाती हैं, उसमें वो सारे तथ्य लिखे हैं, लेकिन एक बौद्धिक वातावरण ऐसा रच दिया है कि जिससे कि यहाँ उसकी पढ़ाई नहीं होती। अब ये अभी जो आज का विषय है उससे हट के है, लेकिन इसी में एक बात और बतानी जरूरी है। यहाँ पर यह आ जाता है, आप ये सुनेंगे तो फट से कहेंगे कि हम तो पश्चिम के गुलाम हैं। ये नितांत असत्य और मूर्खतापूर्ण कथन है। पहली बात तो यह है कि पश्चिम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भी भारत में नहीं पता। मैंने वैसे बताया है। आप ग्लोब देखिए, ग्लोब में जो ग्रीनविच लाइन है, शून्य देशांतर रेखा है, यूरोप के अधिकांश देश उसके पूर्व में हैं, तो पश्चिम किसे कहेंगे? कोई भी देश पश्चिम में नहीं है। इंग्लैंड पूर्व से सट के जरा सा बगल में है, तो उसको तो मध्य कहेंगे ना। तो पश्चिम कैसे है? ईसाइयों के दो डिवीजन हुए थे आपस में, जेरूसलम को केंद्र बना के। तो जो इधर के ईसाई थे वो अपने को वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी कहते थे, जो दूसरी तरफ के थे वो अपने को ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी कहते थे। इसलिए ईस्ट और वेस्ट का झगड़ा क्या था? ईसाइयत के दो समूहों का झगड़ा था, दो क्षेत्रों का झगड़ा था। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी का केंद्र क्या था? रोम था, यानी पोप था, और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी का केंद्र उस समय ये था कुस्तुनताइन पोल। इनके दो के आपस में झगड़े हैं। अब ये झगड़े उनके भीतरी झगड़े हैं, जैसे सेकुलरिज्म भी उसी तरह अलग अलग ईसाई पंथ लड़ते थे, तो उन झगड़ों को टालने के लिए वो लोग सेकुलरिज्म लाए। अब जहाँ कभी पंथों में ऐसी मारकाट नहीं हुई हो कि हम दूसरे को नेस्त नाबूद कर देंगे, वहाँ सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है? लेकिन अज्ञान से ऐसे आया। तो उसी प्रकार जब अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों के दबाव में नए पढ़े लिखे लोग थे, परंपरागत शिक्षा उन्होंने नष्ट कर दी थी, तो उस समय तो यहाँ के अच्छे से अच्छे मेधावी लोग भी वही भाषा बोलने लगे, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस शब्द को अपनाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन चल रहा है। जिसे पश्चिम कहा जाता है वो पश्चिम नहीं है, वो केवल वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, यानी ईसाइयत के लिए वो पश्चिमी हैं, हमारे लिए तो वो या तो उत्तरी हैं या शून्य देशांतर रेखा के पूर्वी हैं। तो पहला तो ये है अज्ञान। कोई पश्चिमी देश नाम की चीज नहीं है। अगर आप ग्लोब में देखें तो वो सभी देश पूर्वी हैं, और अगर वैसे देखें तो वो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो पश्चिमी संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि भारत में जो शिक्षा और संचार व्यवस्था चल रही है उसका पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है। ये सोवियत संघ का मॉडल है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया। केवल सोवियत संघ में ये व्यवस्था थी, या कम्युनिस्ट कंट्रीज में ये व्यवस्था रहती है कि शिक्षा पर और संचार पर शासन का पूर्ण नियंत्रण हो। यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश में शासन का शिक्षा पर ऐसा नियंत्रण नहीं है, व्यापार पर भी नहीं है। कंपनियां व्यापार करती हैं और वो सरकार को उचित टैक्स देती हैं, बाकी कंपनियों को छूट है। यहाँ भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरू में, उस समय की जो ब्रिटिश शासन जब आ गया तब भी जो खदानें बनी हैं, कारखाने बने हैं, वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा बने हैं। ब्रिटिश शासन के एक विभाग के रूप में ब्रिटिश काल में भी भारत में न तो एक भी कारखाना चला और न एक भी खदान खोदी गई। तो ये माइनिंग डिपार्टमेंट का है। तो डिपार्टमेंट की शाखा के द्वारा व्यापार हो, खदानें खोदी जाएं, सड़क बनाई जाएं, ये सोवियत मॉडल है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सारे काम ठेकेदारों वाला करें और व्यापारियों वाला करें, ये रूसी मॉडल है, क्योंकि वो लोग वहाँ के किसानों को और व्यापारियों को मार डाला उन्होंने। 4 करोड़ किसानों और व्यापारियों की हत्या कर दी थी रूसियों ने 50 साल के भीतर, 1917 से 1967 के भीतर। ये आप लोगों को नहीं पता हो तो लिख लीजिए। एक पुस्तक है द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध। उसमें उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्रीज में निर्दोष नागरिकों की कितनी हत्या हुई इसके आंकड़े दिए हैं।
तो 75 वर्षों, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, संपादक का नाम हम कल बता देंगे, यहाँ वो पुस्तक हमारे पास नहीं है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। इसके जो संपादक हैं, 4 बड़े संपादक हैं, चारों पूर्व कम्युनिस्ट हैं, यानी पहले वो बड़ी श्रद्धा से कम्युनिस्ट हुए थे, समझते थे कोई बड़ी अच्छी चीज है। फिर जब उन्होंने उसके सब कारनामे देखे तो वो बहुत दुखी हो गए, उसके विद्रोही हो गए। तो उन्होंने ये संपादित किया, उसमें नक्शे वगैरह सब दिए हैं, आंकड़े दिए हैं। 75 वर्षों में कम्युनिस्टों ने विश्व के 13 करोड़ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, ये उसके आंकड़े का सार है। कम्युनिस्टों ने विश्व के 13 करोड़ निर्दोष लोगों की हत्या केवल इसलिए कर दी कि वो कम्युनिज्म के शासन में हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी नहीं थे, लेकिन हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, ठीक है ना। किसानों और व्यापारियों और निर्दोष नागरिकों, विद्वान भी शामिल हैं उसमें। विद्वान कुछ करोड़, 1-8 करोड़ से कम हैं, क्योंकि ज्यादातर तो किसान और व्यापारी। तो इस प्रकार पिछले 100 वर्षों में जो संसार के सबसे खूनी संप्रदाय हुए हैं उसमें से एक कम्युनिज्म है, दूसरा मुस्लिम आतंकवाद है। तो ये खैर, तो रूस में 4 करोड़ लोगों का वध कर दिया था उन्होंने 50 वर्षों में। 1917 से 1967 के बीच 50 वर्षों में 4 करोड़ निर्दोष किसानों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों की हत्या कर दी। ये मॉडल है जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लागू किया। ये मॉडल है जिसके विषय में अब भारत की पार्टियों में जागरूकता भी नहीं है, विरोधी पार्टियों में भी। तो प्रशासन का मॉडल भारत में कौन सा चल रहा है? सोवियत मॉडल, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का समाज पर पूर्ण नियंत्रण होता है ना, और राज्य का। संसार में कहीं भी अफसरों का और राज्य के लोगों का समाज पर ऐसा नियंत्रण नहीं है। इस्लामिक देशों में मुल्लाओं का ज्यादा नियंत्रण है, और वेस्टर्न कंट्रीज जिसे कहते हैं वो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज, यानी उत्तरी गोलार्ध के देश, वहां पर कंपनियों को ज्यादा अधिकार हैं, नागरिकों को ज्यादा अधिकार हैं। कंपनियां, नागरिक, उनके समूह ये ज्यादा काम करते हैं। शासन केवल रूल्स, रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी है शासन, मतलब नियमन का काम, कानून और व्यवस्था और मर्यादा पालन का काम शासन करता है। इसीलिए शासन का ऐसा कोई भी नियंत्रण इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन कहीं भी नहीं है जैसा भारत में। ऐसा नियंत्रण रूस में था जो अब खत्म हो गया है, और चीन में। तो हमारे यहाँ शासन वस्तुतः क्या चल रहा है? कम्युनिस्ट मॉडल का शासन, और इसकी कहीं कोई मीडिया में आपको चर्चा भी नहीं मिलेगी। गाली भी हम देते हैं, जो नेहरू के विरोधी थे उन्होंने ज्यादातर उन्हें गाली दी कि ये पश्चिमी संस्कृति के अनुयायी हैं, ये तो अंग्रेजों के रंग में रंगा है, सब झूठी गालियाँ थी। इसी तरह एक झूठी गाली है कि ये बड़ा शांतिवादी है। भाई, नेहरू का लिखित साहित्य है कि शीघ्र ही वह समय आएगा जब विश्व में हिंसक संघर्ष की ज्वाला धधकेगी, और उस समय में कम्युनिस्टों का साथ दूंगा। ये तो लिखित है, गांधी जी को पत्र, हमारी पुस्तकों में उसका संदर्भ दिया हुआ है। तो वो तो हिंसक संघर्ष की ज्वाला के पक्ष में थे, वो कहां से? फिर ये शांतिवाद क्या है? सोवियत संघ ने 1950 में तय किया कि हम दुनिया में जो अपने ब्लॉक के देश हैं उसे सोवियत ब्लॉक कहलाता है। भारत को सोवियत ब्लॉक में ही लिखा जाता था पहले अमेरिका में 1984-85 तक। तो सोवियत ब्लॉक के देशों में हम शांतिवादी आंदोलन चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? अब ये सब लिखित है, लेकिन भारत में शिक्षित लोगों को पता नहीं। क्योंकि कम्युनिज्म के नाम पे तो ये बात हुई थी ना कि गरीबी मिटा देंगे। तो गरीबी तो आज तक दुनिया में किसी सरकार ने मिटाया नहीं है, समाज की सरकार मिटा भी नहीं सकती। सरकार तो आपसे मांग के कुछ लेती है ना, टैक्स वैक्स, तो जो मांगता है वो क्या देगा? सरकारें कभी ये सब नहीं मिटाया करती। तो उन्होंने कहा था हम सोवियत संघ से गरीबी मिटा देंगे, सब अभाव दूर कर देंगे, लेकिन उनको होड़ तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से थी, तो होड़ तो शस्त्र से होती है। तो उन्होंने सारा ध्यान किसमें दिया? शस्त्र निर्माण में। इसीलिए जब सोवियत संघ टूटा तो आप लोग जिन्होंने टीवी देखी होगी या अखबार पढ़े होंगे, देखा होगा, वहाँ कूड़े के ढेर में करोड़ों करोड़ बच्चे और बूढ़े और सयाने लोग डबल रोटी के टुकड़े बीन रहे थे। इतनी दरिद्रता तो भारत में किसी भी क्षेत्र में, कालाहांडी में भी नहीं होगी जितनी संपूर्ण सोवियत संघ में दरिद्रता छाई थी। क्योंकि उन्होंने ध्यान किसमें दिया? शस्त्रों में। शस्त्रों में क्यों ध्यान दिया? क्योंकि इससे धाक जमती है विश्व में, और इसी के कारण सोवियत संघ नंबर 2 का देश माना जाने लगा। तो जब शस्त्रों पर विशेष ध्यान दिया तो शस्त्र निर्माण के कारण उन्होंने सोचा कि इसका बाजार होना चाहिए।
इसका बाजार कहाँ होगा? तो जो हमारे ब्लॉक के देश हैं वहाँ होगा। तो इसलिए उन देशों में शांतिवादी आंदोलन चलना चाहिए ताकि वहाँ की सरकारें स्वयं अपनी सैनिक शक्ति नहीं बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर हमसे शस्त्र खरीदने को विवश हों। तो हमारा मुंह देखें, हमारा कंट्रोल रहे, हमारे जासूस वहाँ फैले रहें। इस पर बहुत पुस्तकें हैं। मिखाइल जो मित्रोखिन पेपर्स का नाम सुना है किसी ने? अच्छा, आप लोग वो सब पढ़ते नहीं। मित्रोखिन पेपर्स बहुत प्रसिद्ध दस्तावेज है जिसमें पूरा ये विवरण दिया है कि रूस ने कैसे कांग्रेस की मदद से और कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से भारत में जासूसों का जाल बिछाया, और कैसे यहाँ साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास सब में ऐसे लोगों को ही, वो विद्वान नहीं थे फिर भी विद्वान प्रचारित किया गया। सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार, ऐसे सब लेनिन पुरस्कार ऐसा दे दे के, ताकि उनको लोग विद्वान माने, फिर उनको यूनिवर्सिटी में रखें और उनका यहाँ शिक्षा और संचार व्यवस्था में कब्जा हो। उसके रिकॉर्ड दिए हैं और वो रिकॉर्ड बहुत शर्मनाक हैं। हम तो, हमारे जो कम्युनिस्ट मित्र बहुत से हैं तो वो इसीलिए हमसे आंख चुराते हैं कि हम कहते हैं यार अगर बिकना ही था तो इतने कम में क्यों बिके। बहुत ही कम रुपए ले लेके ये लोग उनके गुलाम हो गए, बहुत कम। अरे कुछ अरबों सरबों लेते तो जरा शान की बात होती, बिकना ही था तो भारत में तो ये हाल है। तथाकथित जो प्रसिद्ध विद्वान कहे जाते हैं उसमें से ज़्यादातर सोवियत संघ के एजेंट हो गए थे 50 साल तक। इसीलिए मैंने कहा अनाड़ियों के हाथ में ह्यूमैनिटीज़ की शिक्षा थी। तो जो अनाड़ी जब शिक्षक हो गए, शिक्षक का अर्थ है उच्च शिक्षा, आपके प्राइमरी और मिडिल से, हाई स्कूल से इससे कोई मतलब नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ में अनाड़ी लोगों को शिक्षक बनाया गया, कुलपति बनाया गया, प्रोफेसर बनाया गया। किसमें? इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य और कलाओं में। इसलिए भारत में विश्व के विषय में वो जानकारी भी ज्ञात नहीं है शिक्षित युवक युवतियों तक को, जो कि स्वयं भारत के बाजार में भरी हुई पुस्तकों में लिखा है। ठीक है, ये जान लीजिए। अब दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि हम ये जान लें कि यूरोप में मोटे तौर पर, वैसे तो हर चीज़ में बहुत विस्तार है, 3 प्रकार के विद्वान हुए हैं 3 अलग अलग कालखंड में। जो यूरोप के विद्वान हैं उनका जो पहला कालखंड है, यानी वो 16वीं शताब्दी से पहले तक, उसमें चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे इंग्लैंड के हों, चाहे फ्रांस के हों, सब में भारत की अद्वितीय प्रशंसा है, भारत के प्रति मुग्ध भाव है। भारत चलो वो तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, वहाँ तो बहुत ज्ञान है और प्राचीन सभ्यता है। पुरानी पुस्तकें 16वीं शताब्दी तक, प्रेस तब तक नहीं आया था, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जो हैं, इसीलिए वो सब पांडुलिपियाँ आजकल बर्लिन और 3 और जगह स्वीडन और एक किसी 3 यूनिवर्सिटी में बंद हैं। वो यूरोप के बाहर के नागरिकों के लिए वहाँ प्रवेश वर्जित है क्योंकि उससे पोल खुलती है। तो 16वीं शताब्दी तक, इसलिए ये हम समझ, ये यूरोपियों को गाली नहीं देना चाहिए। यूरोप में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों को पता नहीं है तो अकारण हमारे लोगों ने जो गड़बड़ की उसके लिए उन बेचारों को दोष देते हैं। ये था सोवियत एजेंट और हम उसमें गाली देते हैं इंग्लैंड अमेरिका को। आपका जो प्रधानमंत्री है वो सोवियत एजेंट है और आप गाली दे रहे हैं, सोचो उनको कैसा लगता होगा। न तो ये कभी हमारे साथ आया, ऊपर से इस देश के लोग भी पागल हैं, गाली भी कैसी फालतू से देते हैं। खैर, तो 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में जो भी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं सब में भारत की अत्यधिक प्रशंसा है, क्योंकि बाइबिल में भारत की प्रशंसा है। इसीलिए लोग जब भी निकलते थे तो इंडीज पागल की तरह इंडीज की खोज में निकलते थे भारत की, क्योंकि भारत कोई बड़ी स्वर्ग सी चीज़ है, ये स्वयं बाइबिल में लिखा है। इसके बाद जब वो सफल होने लगे बंगाल में और मद्रास में और मुंबई के आसपास, इंग्लैंड से भी लोग आए, डच भी आए, पुर्तगीज भी आए, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के कुछ लोगों की पोल पकड़ी और काबिज होने लगे। तो फिर उनमें थोड़ी हिकारत आने लगी, क्या रहे ये उतने वो नहीं है जितना हम समझते थे, इनको तो काबू में किया जा सकता है। तो फिर उनको लगा कि अब अगर हम प्रशंसापूर्ण पुस्तकें लिखेंगे तो फिर हमारे यहाँ इसका विरोध होगा, जो हम यहाँ कर रहे हैं, मारकाट, छल कपट, व्यापार में कब्जा। तो फिर उन्होंने पुस्तकें लिखने की इसकी निंदा। साम्राज्यवादी दौर में, यानी 17वीं से 20वीं शताब्दी तक भारत को हर प्रकार से हीन दिखाने वाली, भारत, अफ्रीका, इन सबको सबसे हीन दिखाने वाली और अपने को और पीछे ले जाके, अगर एक पन्ना भी कहीं मिल गया तो वहां तक जोड़ के अपने को श्रेष्ठ दिखाने वाले, जबकि उनके पास रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है, ऐसी पुस्तकें लिखी गई। फिर इसके बाद 20वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में, जो केडिया जी बताती थी ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जमीन के नीचे, समुद्रों के नीचे और आकाश में दूर दूर तक, यानी पनडुब्बियों और हवाई जहाज से जब खोज हुई,
उसके बाद जो यूरोप में विद्वानों की तीसरी पीढ़ी आई है वो अत्यंत निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ विद्वान है। ठीक है, उनके मन में थोड़े पूर्वाग्रह हैं क्योंकि अपने आसपास के लोगों से प्रभावित हैं, लेकिन इस समय यूरोप में जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें सत्यनिष्ठा का आग्रह है, निष्पक्षता का आग्रह है, और वो लोग सच सच बातें लिखते हैं और सच की खोज में। तो वर्तमान यूरोप हमारा मित्र है। यूरोप के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भारत और दुनिया में जो भी और अच्छी शक्तियां हैं उनके मित्र हैं। जो वहाँ के शासक हैं और व्यापारी हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा व्यापार चले, हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन यूरोप को दुश्मन मानना मूर्खता है। यूरोप में सभी तरह की धाराएं हैं, और यूरोप में जो लेटेस्ट 4 धाराएं हैं वो भारत की परम मित्र हैं। वो 4 धाराएं कौन सी हैं, लिख लीजिए। यूरोप में नवीनतम 4 प्रवृत्तियां हैं जो भारत की मित्र शक्तियां हैं। सबसे पहला है न्यू साइंस मूवमेंट, विज्ञान की क्वांटम फिजिक्स। जो साइंस के विद्यार्थी कोई हैं यहाँ, क्वांटम फिजिक्स की खोज के बाद, क्वांटम भौतिकी जिसे कहते हैं, उसकी खोज के बाद, मैक्स प्लैंक की प्रसिद्ध पुस्तक है क्वांटम, फिर बाद में बहुत सा है। क्वांटम भौतिकी की खोज के बाद यानी न्यू साइंस की खोज के बाद, इस खोज के बाद कि पदार्थ का मूल कण कोई मैटर नहीं होता बल्कि चेतन भी होता है। इसके बाद ये जान के कि मूल कण वस्तुतः चेतना तरंगे हैं, केवल द्रव पदार्थ नहीं है, ठोस नहीं है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि चेतन है और एक दूसरे से मिली हुई है। इस सत्य के बाद वे सब के सब भारत के मित्र हैं। न्यू साइंस मूवमेंट के जितने भी महान वैज्ञानिक हैं, चाहे वो फ्रिट्ज़ काप्रा हों, चाहे जो भी हों, रूपर्ट शेल्ड्रेक हों, बहुत सी महिला वैज्ञानिक हैं, सब की सब भारत के प्रति अत्यंत आदर का भाव रखते हैं। और प्रायः उनमें से सब या तो भारत के विषय में संस्कृत की पुस्तकें पढ़ते हैं और या तो भारत आके किसी न किसी महात्मा या ऋषि महर्षि के पास रहते हैं। ठीक है। दूसरा है यूरोप का स्त्री आंदोलन। इसका भारत के स्त्री आंदोलन से कोई संबंध नहीं। यूरोप का संपूर्ण स्त्री आंदोलन भारत की मित्र शक्ति है। क्यों मित्र शक्ति है? मिडीवल क्रिश्चियनिटी जिसे वो लोग अब कहते हैं शर्म के मारे, वस्तुतः उस समय वो एकमात्र ईसाई क्रिश्चियनिटी थी। क्रिश्चियनिटी ने यूरोप की स्त्रियों को अत्यधिक सताया, कल्पनातीत रूप से सताया। उसका विस्तार करें तो कई दिन लग जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना अत्याचार यूरोप की स्त्रियों पर हुआ, भयंकर अत्याचार। कहीं बात बात में जो भी सदाचारिणी स्त्रियां हैं उन्हें डायन कह देना, उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, शादी होने के बाद पादरी के कब्जे में रखने की कोशिश, अगर वो न रहे तो उसको डायन कह के मरवा देना, और बहुत सारे नरक मचा दिया। उसके विरुद्ध यूरोप की स्त्रियों ने और यूरोप के सदाचारी पुरुषों ने अहिंसक आंदोलन किए। आपके गांधी जी और सबके आंदोलनों के बहुत पहले की बात। निरंतर आंदोलन के द्वारा चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ दिया। आज यूरोप में चर्च का आतंक तो है, लेकिन आस्थावान ईसाई वहां बहुत कम है। जैसे इंग्लैंड में फेथफुल क्रिश्चियन केवल 20% हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो ईश्वर को सब मानते हैं। ये चर्च की भाषा में वो सब एथीस्ट हैं, और हमारे यहाँ भी अज्ञान है तो हम भी कह देंगे नास्तिक हैं। इनमें से कोई नास्तिक नहीं है। ईश्वर को मानते हैं, सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता को मानते हैं, लेकिन इस बेवकूफ़ी को नहीं मानते कि गॉड नाम का कोई अजीब सा भूत प्रेत है और उसने आज तक एकमात्र लड़का पैदा किया है जिसका नाम जोशुआ मसीह है, और वो जो है उसके साथ एक होली घोस्ट है, पवित्र प्रेतात्मा है, और उसकी शरण में जाओगे तभी मुक्ति है, और नहीं तो आप नरक ही जाओगे। इस बेवकूफ़ी को वो लोग नहीं मानते। जो इस बेवकूफ़ी को मानता है वही फेथफुल क्रिश्चियन होता है। क्या मानता है कि केवल गॉड नाम की कोई चीज़ है जो कहीं अलग बैठी है, लेकिन सारे विश्व का शासन करती है, लेकिन कण कण में व्याप्त नहीं है। उसका आज तक उसने बड़ी मेहनत से एक लड़का पैदा किया है जिसका नाम जोशुआ मसीह है। जोशुआ मसीह के सिवाय उसका एक भी लड़का नहीं है। उसकी शरण में जाओगे, और गॉड से जोशुआ मसीह का करार ये है कि जिस दिन कयामत होगी, डे ऑफ जजमेंट होगा, उस दिन कब्र से सारी आत्माएं उठेंगी और फिर वो वहाँ हाजिर होंगी। तो वहाँ जोशुआ मसीह जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं वो हाजिर होंगे, और वो सिर हिलाएंगे कि हाँ इसने बपतिस्मा लिया था कि नहीं, उसको तुरंत स्वर्ग भेज दिया जाएगा। और जो बपतिस्मा नहीं लिया होगा तो ऐसे ही लिखा है अक्षरशः, ये वहाँ लिटरल लिखा हुआ है डे ऑफ जजमेंट बुक में, बुक ऑफ डे ऑफ जजमेंट, आप पढ़ लीजिए बाइबल। तो फिर वो कहेंगे नहीं इसमें बपतिस्मा नहीं लिया तो उसको अनंत नरक में भेज दिया जाएगा। आप सत्यनिष्ठ रहे हैं, सदाचारी रहे हैं, संयमी रहे हैं, परोपकारी रहे हैं, करुणा संपन्न रहे हैं, कोई मतलब नहीं जी।
उनका तो ये कहना है कि राम कृष्ण जो भी हैं महापुरुष विश्व के सब अनंत नरक में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को एकमात्र तारणहार नहीं माना। जब जिससे पैदा ही नहीं हुआ था तो कहाँ से मानते, पर वो कहते हैं कि वो सब नरक में। ये है कि जो जीसस से पहले हैं वो उतने गहरे नरक में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर के में आएंगे फिर ऐसा सबको। आप दांते की कॉमेडी पढ़ लीजिए, देखिए वहाँ बड़े बड़े लोगों को नरक में दिखाया है। तो इसको वहाँ के लोग नहीं मानते, ठीक है ना। और वहाँ की जो जागरूक स्त्रियां हैं वो इसको नहीं मानती, क्योंकि उनको ईसाइयत से भयंकर चिढ़ है। और ईसाइयत ने ये नियंत्रण सेक्स के नाम से किया था। क्या कह दिया? सेक्स ओरिजिनल सिन है, स्त्री पुरुष के भीतर प्रेम भाव या काम भाव का जगना ही मूल पाप है। और इसके नाम पे बड़े भयंकर नियंत्रण किए, जिसका अभी यहाँ स्थान नहीं है। ओरिजिनल सिन जिसे कहा जाता है वो सेक्स है, जिसे सेव कहते हैं। सेव तो रूपक है, सारे यूरोप के सब लोग जानते हैं कि उसका अर्थ है कि काम भाव। तो कहते हैं कि ये जो ईव नाम की स्त्री थी उसने काम भाव के लिए एडम को उकसाया, इसलिए ये शैतान की बेटी है और इसलिए इसको सदा दमित रखना चाहिए। खैर अब यूरोप में ये सब नहीं है, ये अभी तक था 1920 तक। तो यूरोप की स्त्रियों ने उसको तोड़ फोड़ दिया और आज यूरोप में कोई भी इन सब फालतू बातों को नहीं मानता। वो वहाँ नारी स्वतंत्रता के लिए काम करती हैं। तो यूरोप का स्त्री आंदोलन भारत की मित्र शक्ति है। इसका भारत के स्त्री आंदोलन से कोई संबंध नहीं। यहाँ तो ज़्यादातर वो स्त्रियाँ जो ज़्यादा वाचाल हैं या ज़्यादा स्वच्छंदता प्रिय हैं वो अपने को स्त्री आंदोलनकारी कह देती हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वहाँ यहाँ कोई दमन ऐसा हुआ ही नहीं है स्त्री का जैसा यूरोप में हुआ है, बहुत भयंकर पैशाचिक दमन। और उन्होंने एक पवित्र काम किया कि चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ दिया यूरोप में। तो दूसरी मित्र शक्ति भारत की कौन सी है? यूरोपीय स्त्री आंदोलन, यानी यूरोप की प्रबुद्ध स्त्री। यूरोप के प्रबुद्ध वैज्ञानिक भारत के मित्र हैं, यूरोप की प्रबुद्ध स्त्री भारत की मित्र है। तीसरा है एनवायरनमेंट मूवमेंट, पर्यावरण आंदोलन, क्योंकि उसने जो डेवलपमेंट का इनका हल्ला था, जिसमें ये मान लिया था कि अनंत समय तक हम विकास करते रहेंगे और पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो अंतहीन हैं। तो जो बाद में रिपोर्ट आई, लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की रिपोर्ट आई क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1980 में, उसमें सारे तथ्य आ गए कि आपने तो 60-70 वर्ष में दुनिया के लोहा, तेल, खनिज पदार्थ इनका आधा भाग खा लिया। तो हाहाकार मच गया। फिर ये लगा कि इससे पर्यावरण में बहुत विक्षोभ होता है, विकृति होती है, बड़ा उलट पलट होगा। तो उससे पर्यावरण आंदोलन चला है। यूरोप के प्रत्येक देश में अत्यंत सशक्त पर्यावरण आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन के सभी लोग परंपरागत भारत के मित्र हैं। भारत के मित्र का मतलब ये कम्युनिस्टों और सेकुलरिस्टों के मित्र नहीं है, उनको तो ये फिजूल और बदमाश मानते हैं ना कि हमारा दलाल है, वो भी थर्ड रेट किस्म का। लेकिन जो भारत की संस्कृत की पुस्तकें हैं, जो भारत के परंपरागत विद्वान हैं, उनके प्रति वो लोग बहुत आकर्षित होते हैं कि भाई ये तो कोई खास बात है भारत में, जो इतनी प्राचीन संस्कृति है और पर्यावरण की रक्षा किए रहे। तो पर्यावरण आंदोलन के सभी समूह भारत के मित्र हैं। और चौथा समूह जो भारत की मित्र शक्ति है यूरोप में, वो है पैगन मूवमेंट। पैगन मूवमेंट किसे कहते हैं? प्राचीन यूरोप में सनातन धर्म के जो रूप थे, जिसमें विविध देवी देवता थे, अग्नि की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, कहीं दुर्गा से मिलती जुलती दुर्गा माता की पूजा होती है, धरती देवी की पूजा होती है जिसे वो गाया कहते हैं, वही गऊ अपने यहाँ कहा है। तो इन सब का, जिसे वहाँ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप पर ईसाइयत की विजय, इसको वो लोग महापाप मानते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी है इसने यूरोप की आत्मा को खा लिया। तो पैगन मूवमेंट के लोग कहते हैं कि हम फिर से अपनी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन धर्म को पुनरुज्जीवित करेंगे, यूरोप में पुराने देवी देवताओं की साधना करेंगे। पैगन मूवमेंट के सभी लोग भारत आते हैं। क्यों? विश्व में भारत एकमात्र देश है जहाँ हजारों वर्ष पुरानी पूजा की पद्धतियाँ, संस्कार लिखित में भी व्यवहार में भी मौजूद हैं, जहाँ आज भी यज्ञ होता है, जहाँ आज भी वेद पाठ होता है। तो ये उनके लिए अत्यधिक आकर्षक है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कई हजार वर्ष पूर्व जिस प्रकार से पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, मंत्र बोले जाते थे, पढ़ाई होती थी, वो अभी भी उसी तरह हो रहे हों। ऐसा कोई देश इस समय संसार में नहीं है। चीन में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। तिब्बत में है तो वो अभी बात का है, ईसा पूर्व के लगभग 1000 वर्ष पहले का। उससे प्राचीनतर तिब्बत में भी नहीं है, ईसा से 1000-1500 वर्ष से ज़्यादा पुराना। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ प्राचीनतम पूजा पद्धतियाँ, प्राचीनतम शास्त्र और प्राचीनतम यज्ञ पद्धति हैं। इसलिए पैगन मूवमेंट के लोग भारत की मित्र शक्तियाँ हैं।
इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि संसार में सब हमारे शत्रु ही नहीं हैं। ये भारत में एक ये नया रोग है कि अगर हमने ज़्यादा भारत माता की जय बोली तो अगले मिनट सोचने लगते हैं कि सारी दुनिया षड्यंत्र कर रही है, सब हमको खाए डाल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, संसार में सब तरह के लोग हैं और आपकी मित्र शक्तियाँ भी बहुत सारी हैं। तो यूरोप के विषय में अब भ्रांतियाँ शुरू होती हैं, जिनमें ये भ्रांतियाँ बाद में गिनाऊंगा। पहली भ्रांति अब लिखिए, ये तो पृष्ठभूमि थी। यूरोप के विषय में जो सबसे बड़ी महाभ्रांति है वो ये है, भारत में लोग सोचते हैं कि ये जो यूरोप जिस क्षेत्र को कहा जाता है उसे शायद कई 100 वर्षों से या कई 1000 वर्षों से यूरोप कहा जाता होगा। ठीक है ना, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। यूरोप को यूरोपीय क्षेत्र, लैंड मास जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ना, एक तो भूमि का एक खंड है बहुत बड़ा, यूरेशिया, ठीक है, लैंड मास है, उसे आज यूरोप कहा जा रहा है। तो भारत के ज्यादातर लोग मानते हैं कि जैसे भारत को भारत कहा जाता है ऐसे उसको भी यूरोप कहा जाता होगा। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। 150 वर्ष पहले यूरोप के किसी भी क्षेत्र को यूरोप नहीं कहा जाता था। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तब भी वो अपने को यूरोपियन नहीं कह रहे थे। 20वीं शताब्दी में अचानक कहना शुरू किया। पहले वो हम इंग्लिश हैं, हम डच हैं, हम पुर्तगीज हैं, यही कहते थे। ठीक है ना। और ये सब पुस्तकों में लिखा है। अगर आप लोगों को उत्सुकता हो तो देखिए, ये नॉर्मन डेविस एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। ये यूरोप के बड़े प्रशंसक और यूरोप में सर्वसमादृत लेखक हैं। हमने ऐसे लेखकों की रचनाएं नहीं ली हैं जो कि यूरोप के विद्रोही हों। जैसे भारत में बहुत से आधुनिक लेखक हैं, खासतौर से हिंदी में, जो भारत की निंदा ही निंदा करते हैं, उसको बहुत ही गंवार और असंस्कृत, तो जितनी बुराइयां हो सकती सब बताते हैं। और फिर उनके एजेंट जो यूरोप में जो हमारे शत्रु शक्तियां हैं वो दिखाते, देखो खुद भारत का लेखक कह रहा है, ये तो प्रामाणिक होगा। तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। प्रामाणिक वो माना जाता है जो परंपरा से चली आई हुई बात का जानकार हो और उसके आधार पर कुछ कह रहा हो। तो नॉर्मन डेविस जो है वो यूरोप का भक्त है, प्रशंसक है। यूरोप में इसको सब जगह मान्यता प्राप्त है, नॉर्मन डेविस। और ये पुस्तक छपी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, जो वहाँ का आधिकारिक प्रेस है ना। कोई विद्रोहियों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक का नाम है यूरोप ए हिस्ट्री। ठीक है, यूरोप ए हिस्ट्री, यूरोप ए हिस्ट्री, यूरोप एक इतिहास, नॉर्मन डेविस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी है। ठीक है। इसमें भूमिका के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है द लीजेंड ऑफ यूरोपा। उसमें शुरू में लिखा है इन द बिगिनिंग देयर वाज नो यूरोप, ऑल देयर वाज फॉर 5 मिलियन ईयर्स ए लॉन्ग सिनुअस पेनिनसुला विथ नो नेम। ठीक है, ये अधिकृत पुस्तक है और ये सारे यूरोप के लोग जानते हैं, भारत में लोग नहीं जानते। 50 लाख वर्षों तक, आज से 150 वर्ष पहले तक, उस पूरे क्षेत्र में कभी भी यूरोप नाम कोई नहीं जानता था और यूरोप उसका नाम ही नहीं था। ठीक है। यूरोप नाम कब हुआ है? पहले एक छोटे से इलाके को कहा गया कि ये यूरोपा देवी है, मेडागास्कर के आसपास। फिर उन्होंने बाद में अभी 20वीं शताब्दी माने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार इस पूरे इलाके को यूरोप कहना शुरू किया। तो यूरोप नाम का शब्द विश्व इतिहास में केवल 150 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये सत्य है। और ये मानना कि यूरोप नाम भारत की ही तरह कोई हजारों वर्षों से है, ये महाभ्रांति है। और उस क्षेत्र का नाम 150 वर्ष पहले यूरोप प्रचलित हुआ, ये उस भ्रांति के स्थान पर सत्य है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 लिख लिया आपने ना, यूरोप के विषय में पहली महाभ्रांति कि यूरोप नाम हजारों वर्षों से है। सत्य यह है कि 150 वर्ष पहले वो नाम प्रचलन में आया। कल्पना थोड़ा और पहले 200 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वो तो कल्पना थी, व्यवहार में आया है 150 वर्ष। दूसरी जो महाभ्रांति है कि यूरोप के जो देश हैं जिनको हम जानते हैं, ये भी शायद हजारों वर्षों से यही नाम होगा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये भी महाभ्रांति है। ये सब के सब 600 वर्षों 700 वर्षों के भीतर के नाम है, कहीं 600 वर्ष कहीं 900 वर्ष। इसके पहले इन सब इलाकों के बिल्कुल अलग अलग नाम थे, सब इसी पुस्तक में दिया है ना। इन इलाकों के ऐसे ऐसे नाम थे जिनकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं लैटिन नाम है, कहीं कुछ है किसी इलाके का। जैसे इंग्लैंड है तो उसके 20 अलग अलग नाम राज्य हैं। यहाँ
पिक्ट बस गए उसको पिक्ट कह दिया, जहाँ स्विस बस गए उसको स्विस कह दिया, जहाँ ब्रिटनी बस गए उसको ब्रिटेन कह दिया। पहले एक छोटे से इलाके का नाम ब्रिटेन था, है ना। तो दूसरा क्या है, यूरोप का कोई भी देश वर्तमान नामों से 600 वर्ष पूर्व नहीं जाना जाता था। ठीक, दूसरा सत्य। तीसरा सत्य, जैसे भारत हजारों वर्षों से राष्ट्र है, ऐसे ही शायद इंग्लैंड के ये इंग्लैंड सहित इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि भी राष्ट्र होंगे। तो ये महाभ्रांति है। यूरोप में जो भी नेशन स्टेट है वो 150 से 125 वर्ष पुराना है। इसके पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था। इलाकों का नाम पड़ गया था, कहीं 600 वर्ष पहले, कहीं 400 वर्ष पहले, उसकी कोशिश हो रही थी। लेकिन नेशन स्टेट पहली बार कब बना है? 150 वर्ष पहले। ठीक है ना, 150 वर्ष पहले ज्यादातर ये राष्ट्र बने। ये सब इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। चौथी महाभ्रांति, यूरोप के लोग शायद शताब्दियों से या 2000 साल से, जब से ईसा पैदा हुए तब से ईसाई हैं, ये भी भारत में माना जाता है। ठीक है ना, यूरोप में कोई नहीं मानता। हाँ, एक मनोरंजक बात कह दें फिर आगे बढ़ें। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि यूरोप में 3 प्रकार के विद्वान हैं। एक जो पहले भारत के प्रशंसक थे, एक जो साम्राज्यवादी दौर में भारत के निंदक हुए, एक जो अब सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष हैं, जो निंदा प्रशंसा मतलब नहीं है, जो सच लगता है वो कहते हैं। सच लगने में भी सीमा है, धोखा हो सकता है, लेकिन उनको जो सच लगता है वो कहते हैं। इसी प्रकार भारत में भी 3 प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं। एक वो हैं अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से, जिनको यूरोप में सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखता है, जिसे कहेंगे तमस का साक्षात रूप, मोहाविष्ट भारतीय, मोहाविष्ट शिक्षित भारतीय, जो इतने मुक्त हैं, मोह मुग्ध से बना है ना, जो यूरोप के प्रति ऐसे मुग्ध हैं कि उनको लगता है वो तो सब सुंदर ही सुंदर है, उसके विषय में एक भी सत्य जानना नहीं चाहते। दूसरे वो शिक्षित हैं जो किसी न किसी आइडियालॉजी, उस पर भी हम अभी बताएंगे, आइडियालॉजी भी नई चीज है, किसी न किसी आइडियालॉजी से जुड़े हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई अमुक है, कोई तमुक, वो अपनी आइडियालॉजी के पक्ष में केवल बात सुनना चाहता है। और तीसरे वो हैं जो सचमुच क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, सच को जानना चाहते हैं। तो ऐसे अपने बहुत से युवक युवती और प्रौढ़ सब ऐसे हैं। कुछ लोगों को तो यूरोप की आप निंदा करो, उनकी दृष्टि में निंदा, भले आप सत्य बता रहे हैं तो तुरंत बताएं, अरे अपने यहाँ भी ये है। अब वो राई बराबर है कि पहाड़ बराबर है, अगर वहां पहाड़ बराबर है और वैसी कोई चीज एक राई बराबर भी यहाँ दिख गई तो तुरंत कहेंगे अपने यहाँ भी तो ये है। आपको अनुपात का बोध नहीं, देश काल का बोध नहीं। तो ऐसे बहुत लोग। खैर, तो ये चौथी हुई कि तीसरी? कितनी महाभ्रांति अब तक बताएं? चौथी महाभ्रांति ये है कि शायद यूरोप 2000 वर्षों से ईसाई है। ये है, इसी पुस्तक में दिया है और जगह भी दिया है, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप के ईसाईकरण की प्रक्रिया 9वीं शताब्दी से पहले, 9वीं शताब्दी से पहले केवल फ्रांस का एक छोटा क्षेत्र और इटली, ये 2 वहां ईसाइयत से प्रभावित थे। ठीक है ना, यानी 2 जगह 4वीं शताब्दी में पहली बार ईसाइयत का प्रवेश हुआ है। ध्यान रहे, प्रवेश का अर्थ ये नहीं होता कि फैल गई, क्योंकि वहां पैगन अभी तक थे 16वीं शताब्दी तक, और पैगन्स को मारना इन लोगों के यहाँ धर्म माना जाता था। जैसे मुसलमानों के यहाँ काफिर को मारना धर्म माना जाता है, ऐसे पैगन की कत्लेआम करना, पैगन का, ये क्रिश्चियनिटी में रिलीजियस डीड, धार्मिक कार्य माना जाता था। खैर, तो इटली और फ्रांस में 4वीं शताब्दी में ईसाइयत का पहली बार प्रवेश हुआ। ठीक है, नहीं, बाकी इलाकों में 9वीं से शुरू हुआ है। इटली और फ्रांस में 4वीं शताब्दी में प्रवेश हुआ। ठीक है, लेकिन वहां वो पूरी तरह प्रतिष्ठित 9वीं शताब्दी में हुई। बाकी इसमें देखिए नक्शा बना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जब ये पुस्तक आपको मिले, 1236 पेज पर है। कुछ इलाकों का नाम बता देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में 10वीं शताब्दी में पहली बार ईसाइयत आई है। ये कौन कह रहा है? अत्यंत निष्ठावान ईसाई लेखक, क्योंकि वहां ये सब फालतू बातें नहीं है। आधुनिक जो विद्वान हैं वो सच सच लिखते हैं। इंग्लैंड में पहली बार नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, नॉर्मन विजय के बाद ईसाइयत आई है। ठीक है,
नॉर्वे में 11वीं शताब्दी में, स्वीडन में 12वीं शताब्दी में, ठीक है, हंगरी में भी 11वीं शताब्दी में, रूस और पोलैंड में 10वीं शताब्दी के अंत में, कहाँ? हंगरी में 11वीं शताब्दी में ईसाइयत आई है, ये लेखक कह रहा है। और जब ये लोग कहते हैं कि आई है, उसके 100-200 साल बाद वहां फैलती है। ये तो बस कोई थोड़ा सा भी बन गया तो शुरू कर देते हैं। फिनलैंड वगैरह में आई है 13वीं शताब्दी में, 1249 में पहला व्यक्ति ईसाई बना। फिनलैंड में 13वीं शताब्दी में ईसाइयत का प्रवेश हुआ है। स्वीडन में 12वीं शताब्दी में ईसाइयत का प्रवेश हुआ है। रूस 10वीं शताब्दी है, बता दिया शायद हमने, नहीं बताया हो तो लिख लीजिए, ठीक है ना, ये हाल है। और कुछ जगह तो अभी 16वीं शताब्दी में ईसाइयत ने प्रवेश किया, स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में, और दूसरी जगह जर्मनी 9वीं शताब्दी, काफी आ गई थी, ठीक है। अफ्रीकन में तो ये लोग जब गए हैं ना, अभी 16वीं शताब्दी के बाद से ज्यादा फैला है, 15वीं में पहली बार गए हैं, 1400 कुछ में, उसके पहले कहाँ बेचारे जानते रहे थे। अफ्रीका तो ईसाइयत से जल्दी मुक्त हो जाएगा, तो खैर छोड़िए। तो स्पेन पुर्तगाल देखना पड़ेगा अपने मन से किधर। ये हैं स्पेन में 7वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं शताब्दी तक आधे हिस्से में मुसलमानों का राज्य था पूरा, ठीक है ना। 10वीं शताब्दी तक आधे में ईसाई आ गए थे। और स्पेन में आखिरी मुस्लिम शासन तो 15वीं शताब्दी में है, बहुत प्रसिद्ध है, क्रूसेड जिसे कहते हैं। पहला क्रूसेड 1400 कुछ में हुआ है, उसके पहले आधा स्पेन मुसलमानों के अधीन था, आधा फ्रांस मुसलमानों के अधीन था। और ये मुसलमान भी बहुत भ्रामक शब्द है अपने यहाँ, मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं होती। ये अफ्रीकी थे, और आप लोग अगर नक्शा देखें तो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा यूरोप से जुड़ा हुआ है, जरा से एक पतली पट्टी है, उस पार चले जाते थे नाव वगैरह चला के। तो वस्तुतः ये पड़ोसियों के सारे झगड़े हैं, जिसको ये आधुनिक काल में 20वीं शताब्दी में पहली बार भ्रम पैदा करने के लिए ये शब्द दे दिए गए हैं, इस्लाम और ये सब, क्योंकि ये अफ्रीकी हैं जो यहाँ जाते थे, और वो उनके लिए सुगम था, पड़ोस का था। जैसे ईरान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो अफगानिस्तान से कोई आया, वैसे तो अफगानिस्तान भारत का अंग था, पर मान लीजिए आया तो पड़ोस, आप दूसरा माने तो पड़ोसी आया ना। इसको जब इस्लाम कहते हैं तो समझते हैं अरब से आया, और अरब से कोई भी व्यक्ति भारत कभी आया ही नहीं, ज्यादातर तुर्क आए हैं। तुर्क यूरोप में है, टर्की नहीं, तुर्की तो अफ्रीका नहीं है, तुर्की तो यूरोप है। इब्न बतूता, इब्न बतूता के विषय में बताएंगे। पहले इब्न बतूता जब आया था भारत, उस इब्न बतूता ने बहुत सही लिखा है भारत के विषय में। खैर वो तो 13वीं शताब्दी का है ना इब्न बतूता। तो ईसाइयत यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, एक सबसे छोटे हिस्से में 4वीं शताब्दी में, और बाकी जगह 9वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक फैली है। और 15वीं शताब्दी ईस्वी से उसका विरोध होने लगा है, जिसे कहते हैं रेनेसां, है ना। यानी इधर प्रवेश हो रहा है, इधर विरोध हो रहा है, किसी इलाके में प्रवेश हो रहा है, किसी में विरोध हो रहा है। इसलिए ऐसी कोई पुरानी चीज नहीं है, इसीलिए वहां पैगन मूवमेंट फैल रहा है। अगर 2000 साल पुरानी होती तो वो तो पूरा वंशनाश कर देते। इस्लाम और ईसाइयत, ये दो, और कम्युनिस्ट, ये 3 ऐसे विचार हैं जो विरोधियों के सफाई में विश्वास करते हैं। जहां वो नहीं सफल होते वहीं कोई विरोधी बचता है। अपनी ओर से वो विरोधियों का सफाया करना बड़ा भारी लक्ष्य मानते हैं। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? वर्ग शत्रु का नाश करना, उसको बहुत पवित्र कार्य मानते हैं। इस्लाम क्या कहता है? काफिर को खत्म करना, या तो इस्लाम कबूल हो या खत्म हो। और इसी तरह ईसाइयत, जब तक ईसाइयत थी, अब तो ईसाइयत उस रूप में कहीं शक्तिशाली है नहीं ना। एक महाभ्रांति ये भी है, चलिए, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों को ईसाई देश माना जाता है, ये महाभ्रांति है। ये सही है, ये आंशिक महाभ्रांति है। कैसे?
चर्च का इन सब देशों में बहुत बड़ा नियंत्रण है और चर्च को राजकीय संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इनकी अधिकांश आबादी फेथफुल क्रिश्चियन नहीं है। संडे को भी चर्च नहीं जाती, चर्च का विरोध नहीं करती क्योंकि चर्च की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन प्रायः वो चर्च नहीं जाते, प्रायः दुनिया भर में घूमते हैं और दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान की खोज करते हैं। चर्च जहां प्रभावी होता है वहां वो संसार के सब ज्ञान को निषिद्ध कर देता है। जब तक चर्च का राज्य था यूरोप में, तो जिस इलाके में था वहां विश्व के विषय में कुछ भी और पढ़ना व्यर्थ माना जाता था। कहा जाता था कि अगर जो बाइबिल में है वही इन पुस्तकों में है तो पढ़ना बेकार है, और अगर जो बाइबिल में नहीं है वो इन पुस्तकों में है तो इनको आग लगा दो। तो मुसलमानों के विषय में तो भारत में पता है, लेकिन ईसाइयों ने यूरोप के अनेक देशों में बहुत पुस्तकालय, मुसलमानों से ज्यादा पुस्तकालय जलाए हैं, करोड़ों पुस्तकें जला दी हैं, हस्तलिखित पांडुलिपियां जलाई। लेकिन रेनेसां के बाद वहाँ ज्ञान की खोज शुरू हुई और तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ज्ञान कहीं भी हो हमको तो खोज करना। तो 15वीं शताब्दी से रेनेसां शुरू हो गया है, जो कि उनका ईसाइयत का विरोध करने लगा है। ठीक है, यानी ईसाइयत का प्रसार और उसके अत्याचारों का विरोध यूरोप में साथ साथ हुआ है। ठीक है, आप बता रहे थे कि ये मुसलमानों का ये कोई नाम नहीं था। हाँ। ये पड़ोसी देश आपस में, ये अफ्रीकी थे। हाँ। अफ्रीकियों ने यहाँ कब्जा किया और बाद में इसमें से कुछ मुसलमान बन गए। तो जब ये 15वीं शताब्दी की जो बात है, तब तक उसमें से वो मुसलमान बन चुके थे, तो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम शासन है। मुस्लिम शासन से भ्रम क्या पैदा होता है, शायद अरब से कोई आया होगा। अरब का कोई व्यक्ति कभी न फ्रांस गया, न इंग्लैंड गया, न जर्मनी गया, उसकी हैसियत ही नहीं थी। ये सारे के सारे लोग कौन हैं, ज्यादातर अफ्रीकी हैं, और अफ्रीकियों ने इनको कब्जा किया, और जब ये ताकतवर हुए तो इन्होंने अफ्रीकियों को गुलाम बनाया, है ना। अब इतिहास को कैसे पढ़ाते हैं, जब गुलाम का बताएंगे तब कहेंगे अफ्रीकियों को गुलाम बनाया। उस समय ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को गुलाम बनाया, क्योंकि मुसलमान इस समय ताकतवर हैं तो मार देंगे। दुनिया ऐसे चलती है, ताकत की भाषा, है ना। गुलाम प्रथा के विषय में जब लिखा जाएगा तो कहा जाएगा अफ्रीकियों को स्लेव बनाकर ले गए बाजार में, इतने में बेचा, उतने में बेचा, उतने में बेचा। वो भी तो उस समय तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं ना। ये इनके आपस के पड़ोसी इलाकों की लड़ाई है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप। कभी ये इनको कब्जा कर लेते हैं, कभी ये इनको कब्जा कर लेते हैं, ऐसे हैं। वो तो यहाँ भारत का था ना, उसका तो उससे कोई मतलब नहीं। अरब का कोई नहीं है, कोई भी अरब भारत में कभी नहीं आया। शुरू में आए हैं तो वो भगा दिए गए किनारे से, खम्बात की खाड़ी से। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आया। वो हम आपको, अब वो विषय हट जाएगा इसका। वो एक इसमें लिखा है, इस पुस्तक में, सब कौन कहाँ से आया। गजनी और गौर तो भारत की रियासतें थी भाई, पहले वहाँ ब्राह्मण राजा थे, फिर क्षत्रिय राजा हुए। ठीक है, अच्छा अभी आज का विषय लीजिए। अगली महाभ्रांति, यूरोप में कोई एक संस्कृति है ना, कोई एक यूरोपीय संस्कृति है, ये महाभ्रांति है। कोई एक यूरोपीय संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति, अगर मान लो भ्रमबस कहो, वैसी कोई चीज नहीं। यूरोप में आज भी कम से कम 100 संस्कृतियां हैं, जिनमें से 10-12 के प्रमुख नाम हम आपको लिखा सकते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख है स्लाव संस्कृति, है ना। स्लाव संस्कृति, चेक संस्कृति, पोल संस्कृति, हंगार संस्कृति, ये सब संस्कृतियां हैं। फिर आयरिश, स्कॉटिश, ब्रिटिश, ये अलग अलग कल्चर हैं। नॉर्मन जैसे कहेंगे, वो हो गए इंग्लिश, ठीक है ना। फिर पिक्ट हैं, बहुत सारे हैं, और अभी भी वो लोग सब अपने को असर्ट कर रहे हैं, यानी अपने को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूरोप की दशा वस्तुतः बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। कब यूरोप में फिर से नए देश बन जाएं, नए इलाके नए लोगों के हाथ में आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वहाँ जैसे पिक्ट एक समय बहुत बड़ी जाति थे, ब्रिटनी बड़ी जाति थे, उसमें से तो ब्रिटेन बन गया। स्विस हैं, मगयार हैं, मुंडा हैं, ये सब वहाँ की शक्तिशाली संस्कृतियाँ हैं। मगयार, स्विस, पिक्ट, है ना, और स्लाव, इन सब का मिलता है आपको विवरण। तो कोई एक संस्कृति है यूरोप की, ये यूरोप के विषय में घोर अज्ञान है। वहाँ बहुत सारी फिन संस्कृति है, फिनलैंड में जैसे फिन को अपना बहुत अभिमान है। स्वीडन वगैरह में स्विस संस्कृति है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन में। इस तरह रूस की अपनी संस्कृति है जो अपने को बहुत बड़ा, इटली की अलग संस्कृति है।
स्लाव देश जो हैं उनकी, स्लाव एक जाति का ही नाम है। अभी भी वो अपने आप को जातियों के रूप में परिभाषित जब करते हैं, रेसेस, जाति मतलब ये अपने यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वाली जाति नहीं, रेसेस। तो वहाँ अलग अलग 50 से ज़्यादा रेसेस हैं जो आज भी अपने रेस पर प्राइड करती हैं, अपने अपने रेस पर, अपनी अपनी कौम पर गर्व करती हैं, और वो उसकी तलाश में है। और वो रेस की पहचान खत्म करने के लिए ये क्रिश्चियनिटी कोशिश कर रही है कि सब सारी पहचान मिट जाए, केवल उनको यूरोपीय कहा जाए। तो यूरोपीय नाम क्रिश्चियन लोगों ने बड़ी चतुराई से गढ़ा है, जिससे पुरानी पहचान मिट जाए। वो मिटेगी कि फिर से व्यक्त होगी, इसका ठिकाना नहीं। फिन्नीस तो काफी भारत से प्रभावित हैं। कौन? फिनलैंड के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी हाँ। यहाँ की बहुत प्रशंसा करती हैं यहाँ की संस्कृति को। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिन एक अलग संस्कृति है, वो अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस्लाम बहुत ज़्यादा निकट है भारत के, ठीक है। हाँ। पारसी धर्म कहाँ है? पारसी धर्म अभी यूरोप में नहीं, कल पूछिए। पारसी धर्म भारत का है, ईरान का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो कौन कौन से जो आपके काम के हों वो बताएं ना। चलिए अभी मोटे तौर पे यही कर लें। तो ये यूरोप के विषय में भ्रांतियां आपको कुछ स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है ना। और यूरोप के अधिकांश देश जो हैं वो, अच्छा हाँ, अब जो सबसे बड़ी भ्रांति है उनमें से उसको लिख लीजिए, अब हम बताते हैं आपको। ये माना जाता है, जिन लोगों ने ये प्रचारित किया है कि भारत में अंग्रेजों की नकल चल रही है, जवाहरलाल नेहरू ने की, बहुत बड़ा झूठ जो फैला दिया है, वो ये भी समझते हैं कि भारत का शासन वैसे ही है जैसे यूरोप में अलग अधिकांश देशों का है, सेकुलर सब वहाँ के देश होंगे। यही ज़्यादातर की मान्यता है ना, अरे अरे ये तो यूरोप की नकल कर रहे हैं और ये भारत में सेकुलर राज्य है तो वहाँ भी सेकुलर होगा। ये झूठ है। स्थिति क्या है यूरोप के कुछ देशों के विषय में लिख लीजिए आप, ठीक है। वैसे ये पुस्तक है यूरोप पर पूरी, लेकिन अभी आपको हम संक्षेप में बता रहे हैं। आप ये जानते हैं ना, जो केडिया जी ने बताया था, यूरोप में मुश्किल से 7 राष्ट्र ही हैं जो 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी के हैं, वो भी ताजा अभी हुए हैं, है ना। अधिकांश देश 1 करोड़ से कम की आबादी वाले हैं यूरोप के। अब जो 1 करोड़ से कम की आबादी वाले देश हैं वहाँ क्या स्थिति है ये जान लीजिए, ठीक है ना। एक है डेनमार्क, 1 करोड़ से कम की आबादी है, लेकिन वहाँ क्या राज्य सेकुलर है? जी नहीं, वहाँ लुथेरियन चर्च वहाँ का राजकीय चर्च है। डेनमार्क में राजकीय धर्म है, राज्य के द्वारा विशेष संरक्षित धर्म का नाम है लुथेरियन चर्च। वहाँ कोई भी महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलेगा जो लुथेरियन चर्च का अनुयायी है। माने ईसाई भी नहीं, ईसाई में भी एक विशेष संप्रदाय का ईसाई, अगर वो प्रोटेस्टेंट है तो उसे कोई पद नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये भारत में कहाँ पता है। डेनमार्क का अधिकृत राजकीय धर्म है लुथेरियन चर्च, और सभी महत्वपूर्ण पद केवल लुथेरियन चर्च के ही अनुयायी को मिलते हैं, अन्य अनुयायी को नहीं मिल सकते, ठीक। ये है कि दूसरे ईसाई पंथ को भी आप मान सकते हैं, मानने की छूट है, केवल ईसाई पंथ, लेकिन उनको महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेगा। और ये वहाँ लिखित है कि डेनमार्क का सम्राट केवल लुथेरियन चर्च का अनुयायी ही हो सकता है ना, सम्राट हैं अभी भी। और वो लुथेरियन चर्च का पैट्रन भी होता है, संरक्षक, यानी लुथेरियन चर्च को वहाँ बाकायदे सम्राट का और राज्य का संरक्षण प्राप्त है, ठीक। एक दूसरा ऐसे ही छोटा राज्य है जिसकी अभी बात कर रहे थे, फिनलैंड। फिनलैंड भी छोटा है, ये सब 1 करोड़ से कम देश हैं। फिनलैंड में भी लुथेरियन चर्च को ही राजकीय संरक्षण प्राप्त है। वहाँ का भी राष्ट्रपति कौन हो सकता है? जो लुथेरियन क्रिश्चियन होगा, सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट नहीं, कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट नहीं, लुथेरियन चर्च क्रिश्चियन को ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने का अधिकार प्राप्त है। कहाँ? फिनलैंड में, ठीक है। और उसकी जो सबसे बड़ी विधायिका है वो चर्च असेंबली ही है। चर्च असेंबली ही वहाँ विधायिका है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है ना, तो चर्च असेंबली ही वहाँ सबसे बड़ी लेजिस्लेचर बॉडी है, विधायिका है फिनलैंड में, ठीक है। अब चलिए,
तीसरा एक छोटा राज्य है हेलेनिक रिपब्लिक, जिसे अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, अपने यहाँ यवन कहते हैं। हाँ, ग्रीस तो अंग्रेजी नाम है, उसका अधिकृत नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। हेलेनिक रिपब्लिक, हेला लोग हैं वहां के ना। वहां पे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये वहां का ऑफिशियल चर्च है। कोई भी बड़ा पद किसे मिलेगा? जो पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च का अनुयायी होगा, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही सेनापति बन सकता है। ठीक है। फिर एक दूसरा छोटा सा राज्य है आइसलैंड, वहां भी लुथेरियन चर्च ही राष्ट्रीय चर्च है। छोटे छोटे राज्यों का, इनके सबके यूनाइटेड नेशंस में एक एक वोट है। ठीक है। अच्छा, फिर और भी बहुत छोटे राज्य हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जैसे सैन मैरिनो वगैरह, तो उनको मैं जाने देता हूँ। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देते हैं। एक बल्गारिया नाम का राज्य है, ये कम्युनिस्ट है। ठीक है। बल्गारिया दोनों के, बल्गेरिया या बल्गारिया जो भी कहें, वो कम्युनिस्ट राज्य हैं, लेकिन वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च को वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ऑफिशियल संरक्षण दे रखा है। ऑफिशियल संरक्षण का क्या अर्थ है? उसके जितने पादरी हैं सबको खजाने से तनख्वाह मिलती है, उनको शिक्षा में अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। ये तो हो गए थोड़े से उदाहरण छोटे राज्यों के। अब बड़ा ले लीजिए, है ना। बड़े में सबसे पहले तो जो हम लोगों का परिचित है इंग्लैंड। इंग्लैंड का लिख लीजिए। इंग्लैंड का अधिकृत पंथ है प्रोटेस्टेंट चर्च, उसे कहते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का अधिकृत राजकीय चर्च है चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो प्रोटेस्टेंट चर्च है। केवल प्रोटेस्टेंट ईसाई ही इंग्लैंड में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकते हैं, कैथोलिक नहीं। प्रोटेस्टेंट, ये कैथोलिकों से विद्रोह में चला हुआ एक वो। केवल प्रोटेस्टेंट ईसाई ही इंग्लैंड में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकते हैं। ठीक है। स्कूलों में प्रार्थना की धुन क्या बजाई जाए, ये भी वहां चर्च ऑफ इंग्लैंड तय करता है। ठीक है। उसी को सर्विस कहते हैं। अब सर्विस जैसे हमारे यहाँ नहीं जानते, चर्च सर्विस बड़ा प्रसिद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले चर्च में गए और सर्विस की। तो सर्विस क्या है? क्रिश्चियन सर्विस का अर्थ होता है एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं तन मन धन से संपूर्ण विश्व में क्रिश्चियनिटी को फैलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसको कहते हैं चर्च की सर्विस। ये बाकायदे अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी क्या किया? शपथ लेने से पहले चर्च में गए, वहाँ कहा मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सारे विश्व में ईसाइयत को फैलाने के लिए तन मन धन से प्रयास करूँगा। ये बाकायदे ऑफिशियल स्थितियाँ हैं। ठीक है। और इन सब देशों में जो आगे भी बताएंगे, चर्च टैक्स हर नागरिक को देना पड़ता है। इसलिए क्या है, आप चर्च गोइंग सिटीजन हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको चर्च टैक्स देना पड़ेगा। यानी अपनी आमदनी का एक भाग, कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं 6% वो तय कर देते हैं, वो आपको चर्च टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। सरकारी खजाने में जाएगा, सरकारी खजाने से चर्च हो जाएगा। चर्च टैक्स सब जगह होता है। ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड का हो गया। इंग्लैंड का क्या है? प्रोटेस्टेंट चर्च। जो इंग्लैंड का क्राउन है, वहाँ क्राउन शब्द चलता है जिसका अर्थ है राजा रानी जो भी हो वो सब क्राउन है। इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है, यानी अधिकृत वैधानिक संरक्षक है। इसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। कोई भी जरा भी आंच आई तो वो तुरंत पूरी सेना और सब उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी, है ना। प्रोटेस्टेंट चर्च इंग्लैंड का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है। ठीक। जर्मनी में अभी एकीकरण हुआ है। यहाँ का अधिकृत राजकीय चर्च है प्रोटेस्टेंट चर्च, यहाँ भी इंग्लैंड की तरह। लेकिन यहाँ एक विशेषता है कि कैथोलिक चर्च का जो बिशप है उसको भी वहाँ का जो अपर हाउस है उसमें विशेष स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। इतनी जर्मनी और इंग्लैंड में ये फर्क है। इंग्लैंड में कैथोलिक बिशप को कोई जगह नहीं प्राप्त होती, बस केवल छूट है, तुम पूजा कर सकते हो। तो वहाँ तो आजकल हिंदुओं को भी छूट है, लेकिन आपको कोई पद नहीं मिलेगा। जर्मनी में पद मिल सकता है। ठीक है। फिर
फ्रांस में अभी 20वीं शताब्दी के माने 1944 तक केवल रोमन कैथोलिकों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वो कहते हैं कि आप किसी भी ईसाई धर्म को अपना लो, आपको संरक्षण मिलेगा, लेकिन ईसाई केवल, अन्यों को संरक्षण नहीं है। आप अपने घर में कुछ कर सकते हैं, छूट है। जर्मनी में कब से ईसाई है? जर्मनी में प्रोटेस्टेंट चर्च 11वीं शताब्दी से, 11वीं फैली तो देखो सब जगह, कहीं 9वीं से थोड़ी थोड़ी से फैलना और प्रतिष्ठित होने में बहुत अंतर है। इसके बाद फ्रांस बता दिया कि नहीं, फ्रांस में भी कैथोलिकों को, पहले रोमन कैथोलिकों को संरक्षण प्राप्त था, आजकल सभी ईसाइयों को है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति भी चर्च का सर्वोच्च शासक है और चर्च का संरक्षक है, ठीक है ना। इसके बाद इटली तो जाहिर है रोमन कैथोलिकों का गढ़ है। रोमन कैथोलिक को ही वहां विशेष संरक्षण प्राप्त है। चर्चों की संपत्ति और प्रशासन के विषय में कोई भी नियम यहां से किसी भी, इनमें से किसी देश की संसद नहीं बना सकती। नियम यह है कि चर्च असेंबली होगी, हाउस ऑफ बिशप्स होंगे, उनकी एक सभा होगी। वो सभा अपने चर्च में संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो इसके विषय में नियम बनाएगी। इंग्लैंड और फ्रांस में उसकी रीडिंग की जाती है, मतलब उसको वाचन किया जाता है और उसको पारित करना अनिवार्य है। बाकी देशों में तो वो संसद में पेश ही नहीं होता। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में संसद में पेश होता है, लेकिन उस पर संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। जो पादरियों ने, यानी बिशप्स ने, हाउस ऑफ बिशप्स ने, कहीं चर्च असेंबली नाम है, कहीं हाउस ऑफ बिशप्स है, उन्होंने जो कह दिया वो नियम चलेगा। अपने यहाँ हिंदू मंदिरों का क्या हाल है, जब चाहे सरकार अधिग्रहण कर लेती है, और वहाँ ये स्थिति, ठीक है। फिर स्पेन, 15वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक स्पेन अफ्रीकी मुसलमानों के अधीन था, ठीक है। 15वीं शताब्दी के बाद से, यानी 1490 के बाद वो क्रिश्चियंस के अधीन आया। जब क्रिश्चियंस के अधीन आया तो उन्होंने कत्लेआम कर दिया सारे मुसलमानों का। उसके पहले मुसलमान कोशिश कर रहे थे कि ईसाइयों का कत्लेआम कर दें, आपस में चलता रहता है। स्पेन में भी रोमन कैथोलिक चर्च को ही ऑफिशियल संरक्षण प्राप्त है। स्पेन में कोई भी गैर ईसाई कभी भी सेना में या किसी सरकारी पद में नहीं जा सकता। प्रोटेस्टेंट ईसाई सिविल सर्विस में जा सकते हैं, नागरिक सेवा में, लेकिन सेना में एक प्रोटेस्टेंट ईसाई को भी कभी भी स्पेन में भर्ती नहीं किया जाएगा। औरों को छोड़िए, गैर ईसाइयों, केवल कैथोलिक ईसाई को ही स्पेन में सेना में भर्ती होने की अनुमति है, ठीक है। अच्छा, फिर स्वीडन में वही लुथेरियन चर्च, वहां भी है लुथेरियन चर्च, बहुत जगह है। उसको अधिकृत राजकीय संरक्षण प्राप्त है, वैधानिक, मतलब एक तरह से राजधर्म है ये यहाँ के। स्वीडन का शासक या राजा केवल लुथेरियन क्रिश्चियन ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फिर स्विट्जरलैंड में दोनों ही, स्विट्जरलैंड अपेक्षाकृत उदार राज्य है, तो वहाँ रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को छूट है। कोई भी ईसाई कोई पद पा सकता, लेकिन गैर ईसाई इनमें से कहीं कोई राजकीय पद नहीं पा सकता। कोई भी गैर ईसाई इनमें से किसी देश में जो हम गिना गए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, कहीं भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। केवल भारत में गैर हिंदू बड़े से बड़े पद पे जा सकता है ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब ये महाभ्रांति है कि यूरोप के देशों में वैसी ही धार्मिक स्थिति है जैसी भारत में है, और वो सेकुलर उसी प्रकार है जैसे भारत है। ये महाभ्रांति है। सत्य क्या है? सत्य है कि वहाँ या तो रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट या लुथेरियन चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अब एक और सत्य अंत में बता दें, वो महाभ्रांति तो नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान है। वो ये, सेना के विषय में प्रायः किसी को नहीं पता है। यूरोप के सभी देशों में और अमेरिका में भी सैनिक सेवा अनिवार्य है। हर युवक या युवती को अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देनी होती है। कहीं 5 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 10 साल है, अलग अलग पीरियड है। लेकिन सेना की ट्रेनिंग हर एक को मिलेगी और शुरू में सैनिक सेवा भी करनी पड़ेगी। कहीं 2 साल है जहां सबसे कम है, 1 साल तो शायद कहीं नहीं।
अमेरिका के बहुत से लोग अमेरिका छोड़ के भाग जाते हैं, जिस पर अमेरिकन्स की पुस्तकें हैं, दे लव इट बट लीव इट। मतलब वो अमेरिका को प्यार करते हैं पर उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो द्वितीय महायुद्ध हुआ, इसमें यूरोप के लगभग हर घर में एक न एक जवान मारा गया, हाहाकार मच गया, और अमेरिका में भी बहुत से लोग मारे गए। तो उसके कारण वो लोग सामान्य नागरिक युद्ध से बहुत घृणा करते हैं, लेकिन कानून बना हुआ है, सैनिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो भाग जाते हैं अमेरिका छोड़ के। उसी पर पुस्तकें, कई पुस्तकें हैं, उनके नाम, ये सबसे बड़ी पुस्तक का नाम है दे लव इट बट लीव इट, है ना। वो उसको प्यार करते हैं पर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा है। अब इससे जो, आपका समय भी हो रहा है, इससे जो विश्व दृश्य उभरता है और भारत में जो अज्ञान की हमारी दशा है, उससे जो बहुत चिंता की स्थिति उभरती है, उस पर मनन कीजिए। उसका यूरोप तो दूर है, बगल से एक उदाहरण लेते हैं। अभी इराक की खबर आई थी, लगातार आ रही है। सुन्नी आतंकवादी जो हैं वो बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके जवाब में शिया लोग भी सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये तो एक खबर आ गई इस बहाने। हर मुस्लिम देश में भी बच्चों को अनिवार्य सैनिक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। हर यूरोपीय देश में युवकों युवतियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षण दिया जाता है। और आप कैसे संसार में रह रहे हैं? एक ऐसा संसार जहां हर देश का हर युवक युवती सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त है, जब चाहे तब युद्ध कर सकता है। उस दौर में भारत में क्या सिखाया जाता है? नहीं, सैनिक शिक्षा। स्वामी जी ने उस समय कह दिया कि हम 3000 जवानों को ट्रेनिंग देंगे। अरे कोई भी जागृत देश होता है तो शासन कुछ भी कहे, विपक्षियों को स्वागत करना चाहिए था, लेकिन इस अभागे देश में उसका स्वागत नहीं हुआ। सारी दुनिया में सैनिक शिक्षण के हजारों संस्थान हैं, सरकार के अधीन नहीं है, संस्थाएं हैं जिनको इसका लाइसेंस मिलता है कि आप सैनिक शिक्षा दीजिए। भारत में क्यों नहीं है? आप कैसे दुनिया में रह रहे हैं जहां सभी देशों के युवक युवती सैनिक शिक्षण प्राप्त हैं, जाहिर है उनके पास शस्त्र अस्त्र भी हैं। वहां हमें क्या सिखाया जाता है? हम तो युद्ध विमुख शांति प्रिय देश हैं, है ना। इसका मतलब भाग्यवश या ईश्वर की कृपा से हम बचे हैं, नहीं तो कोई भी कभी भी हमें नष्ट कर दे, ये हमारे शासकों ने बना रखा है। राजनीतिक रूप से आपने कोई तैयारी इस संसार में सरवाइव करने की नहीं कर रखी। हम संसार में बचें इसकी हमारी ओर से कोई तैयारी नहीं, ईश्वर की कृपा से। इसीलिए कई बार लोग मजाक करते हैं कि भारत में आने पर निश्चित हो जाता है कि ईश्वर है। ये यूरोपीय बहुत हमसे मजाक करते हैं, वो तो प्रशासन के विषय में करते हैं। मेरे बहुत से यूरोपीय मित्र हैं, वो कहते हैं यार भगवान तो है, देयर इज गॉड, वी बिलीव। क्यों? कहते हैं ये प्रशासन ये हाल है, ये ऐसा है। बनारस में देखे, वो जब एंथ्रेक्स का हल्ला मचा था ना अमेरिका में कि एंथ्रेक्स यानी कचरे का एक ढेर फेंक दिया तो उससे लोग मर जाएंगे, तो हम लोग, हमारे पास आया एक पैगन आया था, बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसने कहा कि एंथ्रेक्स का बड़ा खतरा है। मैंने उसको विशेषरगंज ले गया। बनारस में एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है विशेषरगंज, वहाँ ठीक बाजार के बीच में फेंक कर कचरा, वहीं सुवरिया मुँह मार रही है, सुरंजित हो गए। हमने कहा ये देखो, ये एंथ्रेक्स का बाप यहाँ पड़ा है और हम इससे रोज गुजरते हैं। जब मैं बनारस में रहता हूँ तो रोज ही वहाँ से जाता हूँ। मैंने कहा हमको एंथ्रेक्स क्या कर लेगा? तो उसने कहा भाई भगवान चला रहा है। तो हालत ये है कि इस विश्व के विषय में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, और हमारे नेता और पत्रकार ज्ञान को छिपाते हैं। भाई आप संसार के विषय में जानकारी तो दे दो, फिर जो चाहे बने। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। सबसे पहले आवश्यक है ज्ञान। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, है ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने तो रोजी योग में। गीता क्या कहती है? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। और यहाँ शिक्षा और संचार माध्यमों का काम है ज्ञान को छिपाना। तकनीकी ज्ञान में तो जरा ईमानदारी बरती जा रही है, टेक्नोलॉजी और साइंस में, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संगीत, साहित्य, कला, इसमें ज्ञान को छिपाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ज्ञान की साधना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमने आज आपको यूरोप के विषय में ये ज्ञान दिया, ठीक है। धन्यवाद। हाँ
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है वो पोप को नहीं मानते प्रोटेस्टेंट, सबसे मेजर तो यही है। पोप को नहीं मानते, तो फिर मानते कैथोलिक पोप को मानते हैं, मानते हैं वो अपने देश के पादरियों को मानते हैं, नेशनल है सब, हर राष्ट्र का अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च है। मतलब जीसस क्राइस्ट को दोनों मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को दोनों मानते हैं, तीनों को मानते हैं, ट्रिनिटी को तीनों मानते हैं, जीसस क्राइस्ट और गॉड और होली घोस्ट, तीन को सब मानते हैं। मानते बस उसका ये है कि वो पोप को नहीं मानते। अरे बस इतना भर मुख्य, आपने मुख्य पूछा ना जी जी, वो फिर एक दिन पूजा लेंगे, आपको कल्पना भी नहीं है। ईसाइयत के 15 बड़े बड़े पंथ हैं और जरा जरा सा मतभेद है और एक दूसरे का खून खराबा करते रहे, तभी ये सेकुलरिज्म वहाँ आया। इसके बाद से रुकावट है, 150 साल से मार काट। पहले तो आपस में मार देते थे एक दूसरे को, कोई एक मरियम को मानता है दूसरा नहीं मानता, नहीं मार देते। अच्छा, शब्द का इतना जो जाल है, ये जो क्रिएशन हुआ है, मैं समझता हूँ अंडरस्टैंड कैसे कोई किसी तरह अंडरस्टैंड किया, कोई किसी तरह अंडरस्टैंड किया, अपना अंडरस्टैंडिंग का